नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार बेहद उम्दा और स्वस्थ और मस्त और खुशहाल होगा डियर। आज हम बात करेंगे बाल मनोविज्ञान के लगभग 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि विगत वर्ष का एक पेपर सेट है सीटेट का। और यहाँ से प्रश्न आगे आने वाले सीटेट में तो बनेंगे ही बनेंगे, साथ में सुपर टेट में भी बनेंगे, क्योंकि सुपर टेट का जो नया सिलेबस है उसमें शिक्षण शास्त्र को वरीयता दी गई है पैडागॉजी की। तो यह पैडागॉजी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे डियर। तो आइए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। आपको बेहतरीन एक्सप्लेन के माध्यम से मैं समझाऊंगा। जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें डियर। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। जब आप देखते हैं कोई छोटी एनसीईआरटी या एससीईआरटी बुक होती है जिसमें 1 से 8 तक का पाठ्यक्रम को जो है सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है, जो आजकल विद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है, तो आप देखते होंगे कि उस पुस्तक में चित्र के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो चित्र का क्या उद्देश्य है उन पाठों में, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो जो चित्र होते हैं डियर, ये अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। ए ऑप्शन एकदम सही है। चित्रों के माध्यम से व्यक्ति क्या करता है, बालक क्या करता है, वो अमूर्त थिंकिंग, अमूर्त चिंतन की योग्यता को विकसित करने लग जाता है डियर। तो ए ऑप्शन एकदम सही है। चित्र जो है क्या करता है, वो अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करता है, याद रख लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन है। मतलब अभिव्यक्ति हम या तो बोल कर करेंगे डियर, या तो लिख कर करेंगे। अभिव्यक्ति कैसे करेंगे, अपने विचारों का आदान प्रदान हम किसी के सामने या संप्रेषित कैसे कर पाएंगे। तो या तो मुख से बोलकर संप्रेषित करेंगे, या तो लिख कर संप्रेषित कर पाएंगे। तो ये अभिव्यक्ति तभी कर पाएंगे। तो सी ऑप्शन जो कह रहा है बोलना और लिखना, ये एकदम सही है। आइए इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन समझते हैं। भाषा के 4 कौशल हैं, श्रवण कौशल, सुनना, पढ़ना, मौखिक बोलना और लिखना। यानी कि सुबोपाली, आप फिर ट्रिक से समझिए, सुबोपाली सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये भाषा के 4 कौशल हैं। प्रथम जो 2 कौशल हैं, यानी कि कौन कौन से, सुनना और पढ़ना, ये ग्रहणात्मक कौशल होते हैं, और बोलना और लिखना ये अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं डियर। तो याद रखिएगा। और ये चारों कौशल क्या होते हैं, परस्पर अंतः संबंधित होते हैं, को रिलेटिव होते हैं चारों कौशल, याद करिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। मतलब ऐसा कौन सा लाइन है जो प्राथमिक स्तर पर लागू नहीं होती डियर। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग बिल्कुल सही है। भाषा का जब आप प्रभावी प्रयोग करेंगे तभी तो आप भाषा में निपुणता प्राप्त कर पाएंगे। ए ऑप्शन तो एकदम सही है। बात करते हैं अगले पॉइंट की, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, ये भी बिल्कुल सही है। जब आप किसी बात को स्पष्ट तरीके से कहेंगे और फुल आत्मविश्वास से ओतप्रोत होंगे, तो आपकी बात जो होगी वो ज़्यादा प्रभावकारी होगी। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। डियर यही पॉइंट गलत है इसका, क्योंकि कंठस्थ करने की बात तो एनसीएफ करता ही नहीं। एनसीएफ सीधे मना करता है कि हमें रटने की बात नहीं करता डियर, वो करके सीखने की बात करता है। तो सी ऑप्शन रटंत प्रणाली को बता रहा है, क्योंकि कंठस्थ करना यानी कि रटंत करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो सी एकदम सही है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है मैं आपको बता दूं, उपचार और नैदानिक शिक्षण। जब कोई बालक किसी चीज को पढ़ने में या कमी महसूस करता है, तो आप उस चीज का जब पता लगाएंगे कि बालक को ऐसी दिक्कतें क्यों आ रही हैं डियर, क्या कमी है कि वो अच्छे से पाठ के कॉन्सेप्ट को रीड नहीं कर पा रहा है, तो जब हम पता लगाते हैं तो क्या है, वो नैदानिक शिक्षण है। और जब हम उसका उपचार करने लगते हैं, उस चीज़ को सही करने की कोशिश करते हैं, उसके संदर्भ में हम उसे सही मार्गदर्शन देकर जब उसे सही करते हैं, तो ये उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। यही पूछ रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है। तो जो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता है वो समस्या के कारणों की सही पहचान पर ही निर्भर करेगा डियर। डी ऑप्शन एकदम सही है। जब समस्या के सही कारण की पहचान होगी तभी उसका सही उपचार होगा। डी ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है।
तो भाषा कौशल के संदर्भ में जो कथन अभी मैं आपको बताया हूँ कि भाषा के 4 कौशल होते हैं, शुभोपाली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, और चारों कौशल आपस में क्या हैं, कोरिलेटिव होते हैं, यानी कि अंतः संबंधित होते हैं। और डी ऑप्शन में लिखा है कि भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं, यानी कि यही ऑप्शन इसका एकदम बेस्ट है, डी ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को सबसे अधिक महत्व देंगे? आप एक भाषा के टीचर हैं तो क्लास में आप किस बात को सबसे अधिक महत्व देंगे कि बालक का जो भाषा का विकास है वो बहुत तेजी के साथ डेवलप्ड हो, तो आप बच्चों को जो है वो भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देंगे डियर। ए ऑप्शन एकदम सही है, अवसर देंगे तभी तो वो भाषा में निपुणता को प्राप्त कर पाएगा। ए ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्यों? है तो वह हिंदी की क्लास, कोई ज़रूरी नहीं है डियर कि जो बालक हिंदी पढ़ रहा है उसकी मातृभाषा भी क्या हो, हिंदी हो सकता है कि उसने अंग्रेजी सीखी हो तो उसे हिंदी में क्या होगी, पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आएगी डियर। तो पहला ऑप्शन वही कह रहा है कि प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में क्या होता है, अंतर होता है, यानी कि ए ऑप्शन एकदम सही है। आइए इसका एक्सप्लेन भी आपको बताते हैं। मातृभाषा बच्चों को सिखाई नहीं जाती, वह स्वयं समय के साथ स्वयं इसे सीख जाता है। या भाषा की संरचना पर ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि विद्यालय में जो हिंदी भाषा सिखाई जाती है उसकी अपनी एक क्या होती है, संरचना होती है। यही वजह है कि हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाई का सामना करते हैं। वही बात है डियर जो मैं आपको बताया हूँ। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण क्या है? जब आप किसी बात को बोल रहे हैं किसी के सामने तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होगा उसमें, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा संदर्भ और स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। मान लीजिए टॉपिक चल रहा है, आरक्षण पर 2 शब्द बोलना है और आप आरक्षण पर ना बोलकर संविधान संशोधन पर बोल रहे हैं, तो क्या ये सही है? ये संदर्भ से बाहर हो जाएगा डियर। तो संदर्भ और स्थिति के अनुसार अपनी बात को कहना है, बी ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? प्रतिकूल मतलब कौन सा गलत है, अनुकूल होता तो कौन सा सही है। प्रतिकूल और अनुकूल में भी आप याद रखिएगा, अनुकूल मतलब सुटेबल और जो प्रतिकूल है मतलब वो निगेटिविटी को दर्शा रहा है डियर। तो कौन सा जो है प्रतिकूल है, तो इसमें लिखा है व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। बिल्कुल गलत बात है डियर, क्योंकि हम व्याकरण सिखाकर बच्चों के भाषा के विकास को तीव्र नहीं कर सकते, और यही इसमें पूछा जा रहा था गलत कौन सा है, तो ए ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कहानी सुनाने से क्या होता है? तो जब आप क्लास में बालकों को कहानी के माध्यम से किसी टॉपिक को समझा रहे हैं, मान लीजिए महाराणा प्रताप का कोई एक नाटक आ गया या रानी लक्ष्मीबाई की कोई कविता आ गई, तो आप रानी लक्ष्मीबाई के जो है बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि वो कैसे लड़ी थी, कैसे उन्होंने कांग्रेसों का जो है एक तरीके से अंग्रेजों का लोहा लिया था 1857 की क्रांति में, उसने कैसे अपने दत्तक पुत्र को पीठ में बांधकर तलवार दोनों हाथों से चलाते हुए भारत का जो सीना है उसके गर्व से ऊंचा किया था। जब आप ऐसे समझाते हुए बालक को पढ़ाएंगे डियर, तो उससे क्या होगा, बच्चों की जो कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो जाएगा। तो कहानी से बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन का विकास होगा डियर। ए ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? आप बच्चों की हैंड राइटिंग को चेक करना चाहते हैं डियर, तो क्या करेंगे? हम उन्हें कह देंगे कि आप अपने अनुभवों को लिख कर दिखाइए, मतलब जो आपकी इच्छा कहे वो लिखिए, अपने अनुभव शेयर कीजिए कॉपी पे। तो बी ऑप्शन एकदम सही है, उनके अनुभवों को क्या करेंगे, प्रमुखता देंगे डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो जो एक भाषा शिक्षक है उसके लिए जो सबसे बड़ी चुनौती होगी वो बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियों का तय करना होगा डियर। ए ऑप्शन
एकदम सही है। बहुभाषिकता क्या है? तो बहुभाषिकता हमें संसाधन के रूप में लेना चाहिए। बहुभाषिकता एक संसाधन है, हमें प्रत्येक बालक की मातृभाषा का सम्मान करना है डियर। तो क्लास में हमें उसकी मातृभाषा को समझने पर भी धीरे धीरे बल देना है, उसकी मातृभाषा को बोलने से वहाँ मना नहीं करना डियर। उसे पूरी आज़ादी देनी है, वो अपनी मातृभाषा में बात करे, हम उसको भी सीखने का प्रयास करेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? आप जो कॉपी पेन से पढ़ते हैं, कॉपी किताब, ये क्या है, यही पूछ रहा है प्रश्न में। तो ये एकमात्र साधन है डियर। डी ऑप्शन एकदम सही है। कॉपी किताब क्या होती हैं? एक साधन है। साधन और साध्य में क्या अंतर है मैं आपको बता दूं। साधन वो होता है, मान लीजिए आपको परीक्षा पास करके क्या करना है, सुपर टेट निकालना है, तो आप पढ़ किसमें से रहे हैं? ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं, या किसी बुक से पढ़ रहे हैं। तो जिससे आप पढ़ रहे हैं वो क्या है? वो साधन है। और परीक्षा जो आपको पास करनी है कौन सी? सुपर टेट की। तो सुपर टेट क्या है? आपका साध्य है डियर। ये साधन और साध्य का बहुत ही करेक्ट मैंने आपको छोटे से उदाहरण से एकदम क्लियरिफाई किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? जब आप बच्चों को गृह कार्य या होमवर्क देते हैं तो कौन सा कार्य इसमें उचित है? तो जब हम होमवर्क दें बच्चों को तो उनकी क्षमताओं स्तर के अनुरूप गृह कार्य दें डियर। सी ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक स्तर पर भाषा, बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछ रहा है। तो जो बच्चे की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषाई प्रवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक है डियर। विरोधाभास से हम भाषा कैसे सीखेंगे? जब हम एक दूसरे की बातों का विरोध करेंगे तो कुछ सीख नहीं पाएंगे, और यहाँ यही पॉइंट गलत है डियर। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है वो डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग लगा है, और जहां भी पहले उपसर्ग आपको मिले तो आप तुरंत अव्ययी भाव समास मार दीजिएगा, आंख मूंद के, एकदम 100% सही जाएगा डियर। तो प्रतिदिन शब्द में अव्ययी भाव समास है। सी ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पढ़ा हुआ कितना पच गया का अर्थ है? तो पढ़ा हुआ कितना पच गया, ये मतलब कोई चीज आप पढ़ लिए हैं तो वो आपने उसका कितना आत्मसात किया है, ये है इसका अर्थ। पच नहीं गया मतलब कितना आपने उसको समझ लिया, कितनी गहराई से, कितनी डीपले तरीके से उस नॉलेज को आपने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। ए ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। तो जो कार्य है इसका जो तद्भव बनेगा वो काज बनेगा डियर। डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। विचार में इक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा? तो विचार में जब आप इक प्रत्यय जोड़ देंगे तो वैचारिक बन जाएगा। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अब डियर एक पैरा है, पैरा से संदर्भित प्रश्न है, तो आइए पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम। अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ डियर। तो बात करते हैं इसी संबंधित प्रश्नों की। गहरी नींद में सोने का क्या अर्थ है यहाँ पर गद्यांश के अनुसार? तो गद्यांश के अनुसार जो गहरी नींद में सोने का अर्थ है वो है बेखबर होना। टी ऑप्शन एकदम सही है। पैराग्राफ में गहरी नींद में सोने का अर्थ बेखबर दिया हुआ है डियर, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कभी लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा? तो कभी कहाँ नहीं जाने देगा? अतल गहराई अभी आप बढ़े हैं तो अतल गहराई कौन है? जब व्यक्ति जो है पतन की राह पर चलता है तभी तो वो नीचे जाता है डियर। तो कभी लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा? तो कभी लोगों को पतन की राह पर नहीं जाने देगा, यानी कि ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कभी किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है? तो कभी उस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से क्या है? बेखबर है डियर। तो डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कभी लोगों को क्यों जगाना चाहता है? तो कभी लोगों को इसलिए जगाना चाहता है ताकि मनुष्य में गतिशीलता आ सके और वो प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। इसका जो सी ऑप्शन है एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की।
अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार मतलब अलंकरोति इति अलंकारः, जिससे काव्य की क्या होती है, शोभा बढ़ जाती है, उसी को अलंकार कहते हैं डियर। शब्दालंकार और अर्थालंकार होते हैं। किसी दिन मैं आपको अलंकार का एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लाऊंगा ट्रिक के माध्यम से। आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें और लाइक करें। यहाँ पूछ रहा है अतल अस्तातल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आप देख रहे हैं वर्ण की आवृत्ति हो रही है आ, तो आप मार दीजिए अनुप्रास अलंकार। जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ होता है डियर अनुप्रास अलंकार, एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। तो कविता का जो उपयुक्त शीर्षक था वो क्या था? कवि क्या कर रहा है? कवि बेखबर को जगा रहा है, सोए हुए को जगाने की बात कर रहा है। तो क्या है इसका उपयुक्त शीर्षक जो बन जाएगा वो जागृति होगा डियर। ए ऑप्शन एकदम सही है। ये थे 30 प्रश्न। आइए बात करते हैं हम हिंदी सीटेट हिंदी 2012 नवंबर के कुछ प्रश्नों की। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है? तो जब आप भाषा सीखने और सिखाने का जो मूल उद्देश्य होगा डियर वो होगा विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। बी ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक उपयोगी क्या है? तो जो भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक उपयोगी होगा वो बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना होगा। ए ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषा का प्रयोग, तो जो भाषा है डियर इसका प्रयोग व्यक्ति जीवन के विभिन्न संदर्भों में करता है, हर जगह करता है। बिना भाषा के, बिना विचार के, अपने वाणी के, अपने आदान प्रदान बिना किए आप संप्रेषण नहीं कर सकते डियर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ए एकदम सही है। जीवन के विभिन्न संदर्भों में हम भाषा का प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भाषा स्वयं में क्या है? तो भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध क्या है? व्यवस्था है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? आप मान लीजिए एक भाषा के टीचर हैं, आप क्लास में बच्चों से क्या अपेक्षा करेंगे कि हमारा बालक जो है कैसे उत्तर दे क्लास में? तो हम अपेक्षा करेंगे कि बालक बच्चे जो है वो सवालों के बंधे बंधे जवाब ना दे, बंधे बंधाए। अगर बंधे बंधाए जवाब देता है तो वो रटंत प्रणाली को जो है सक्रिय कर रहा है। मान लीजिए आप पढ़ा दिए कोई टॉपिक, स्वर पढ़ा दिए, तो अब अगर वो सेम लाइन बता रहा है डियर तो आप समझ जाइए कि ये रटंत प्रणाली को बढ़ा रहा है, उसको घुमा फिरा के अच्छे तरीके से एक्सप्लेन अगर कर रहा है तो टीचर यही चाह रहा है कि वो बंधे बंधाए जवाब कतई ना दे, वो अच्छे से समझ कर सोच समझ कर जवाब दे। इसका जो सही ऑप्शन है वो बी एकदम सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चे अपने परिवेश से भाषा स्वयं अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चों को जो समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध करा दिया जाए अगर, तो वो स्वयं भाषा का जो है अर्जन अच्छे से कर लेते हैं डियर। सी ऑप्शन एकदम सही है। भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्या हैं? अभी आपको बता चुका हूं, यह मात्र एक साधन होती हैं पाठ्य पुस्तकें। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा किसमें रखा जाता है? तो आप जानते हैं जब बच्चे के क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखने की बात आती है डियर तो उसे हम पोर्टफोलियो के नाम से जानते हैं। पोर्टफोलियो में उसके सारे जो प्रगति है उसका क्रमिक ब्यौरा तैयार किया जाता है। ए ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या करती हैं? तो जब आप पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भाषा को पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है ये क्या करेंगी, ये जो होगी ये साधक का काम करेंगी, लाभ देंगी आपको। तो साधक एकदम सही है। सी ऑप्शन एकदम सही है डियर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या है? तो जो बच्चे की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका होगा डियर वो होगा प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या होता है? तो जो भाषा अर्जन में इंपॉर्टेंस होगा डियर वो है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। जब आप भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग कर पाएंगे तभी तो आप भाषा सीखे हैं। अगर आप उसका प्रयोग ही नहीं कर पा रहे हैं, चाहे जितने बड़े आप ज्ञानी हों, वो निरर्थक है डियर। जब आप भाषा का प्रयोग ही नहीं कर पा रहे हैं अपने वाणी में तो आप भाषा अर्जन में सही नहीं है। ए ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है?
तो जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य है वो है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना डियर। डी ऑप्शन एकदम सही है। सृजनशील मतलब क्रिएटिविटी, थिंकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करने की बात कर रहा है, तो डी ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना वर्णन है। ये किसका वर्णन कर रहा है? यह वर्णन कर रहा है भाषा सीखने तथा सिखाने के आकलन के तरीकों का, यानी कि बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप क्या करेंगे? तो हमने आपको ही बताया है कि बहुभाषिकता हमें एक संसाधन के रूप में लेनी है। हमारे क्लास में विभिन्न प्रकार के बालक आएंगे, विभिन्न वर्ग जाति, विभिन्न मातृभाषाओं के भी बालक आएंगे जिनकी मातृभाषा क्या होगी? अलग होगी। तो हमें बच्चे की मातृभाषा को समुचित स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना है डियर। तो इसका जो सही ऑप्शन है ए एकदम सही है। बात करते हैं आज के अगले अंतिम प्रश्न की ओर। भाषा के व्याकरण की समझ को कैसे हम आंकेंगे? तो भाषा में जब हम व्याकरण की समझ को आंकेंगे तो संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से ही आंकेंगे डियर। सी ऑप्शन एकदम सही है। हम भाषा में संदर्भ परक प्रश्न देंगे और उन्हीं के हिसाब से हम व्याकरण को आंक लेंगे डियर। ये थे आज के 45 प्रश्न डियर, हिंदी बाल मनोविज्ञान के शिक्षण शास्त्र के थे, जो कि आगे आने वाला सीटेट में आपको बहुत बड़ी मदद करेगा। और सुपर टेट जो कि पेडागोजी को सेक्शन को ऐड किया गया है, उसके लिए भी यहाँ से 30 नंबरों का खेला सजेगा। और शिक्षक भर्ती में 30 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं डियर। आप जानते हैं कि .01 से सिलेक्शन रुका है डियर। अब आप समझ लीजिए कि पॉइंट का कितना बड़ा खेल है। तो 30 नंबर तो बहुत ज़्यादा होते हैं डियर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें ताकि लोग इस चैनल का सपोर्ट करें। बहुत लोग जल्दी से सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें ताकि हम आपको ऑनलाइन लाइव क्लास में आपसे मिले और लाइव क्लास में आपको आपके सारे जो डाउट हैं उसका निस्तारण लाइव टू लाइव करें डियर। मिलते हैं जल्द ही आपसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।